स्टूडेंट्स, जिस तरह हमने देखा कि एक्चुअल ट्रांसफार्मर्स में, रियल वर्ल्ड के ट्रांसफार्मर्स में आउटपुट पावर हमेशा इनपुट पावर से लेस होती है। तो ये पावर लॉसेस क्या होते हैं जिसकी वजह से इनपुट पावर की निस्बत आउटपुट पावर कुछ कम हो जाती है। तो यहाँ हमें पावर लॉस इन ट्रांसफार्मर्स के बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहला पावर लॉस जिसको हम डिस्कस करेंगे वो होगा कि पुअर फ्लक्स कपलिंग अगर हो प्राइमरी और सेकेंडरी के दरमियान, यानी प्राइमरी का फ्लक्स कम पास कर रहा हो सेकेंडरी में से, तो इससे भी फिर पावर लॉस हो जाएगी, क्योंकि यहाँ जो पावर शेयरिंग है, पावर ट्रांसमिशन है, वो फ्लक्स कपलिंग की वजह से हो रही होती है। और इसके पॉसिबल जो वे हो जाता है पुअर फ्लक्स कपलिंग का, वो होता है कि फ्लक्स लीकेज होता है ड्यू टू पुअर डिज़ाइन ऑफ कोर और एयर गैप इन कोर, यानी डिज़ाइन पुअर हो या एयर गैप हो कोर के अंदर, तो इससे फ्लक्स कपलिंग पुअर होती है और पावर शेयरिंग, पावर ट्रांसमिशन उतनी नहीं होगी। तो इसको मिनिमाइज किया जाता है बाय वाइंडिंग द प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल्स वन ओवर द अदर, यानी दोनों कॉइल्स को एक दूसरे के ऊपर वाउंड कर लिया जाए, दरमियान में इंसुलेशंस रख के। तो इस तरह से फिर इस फ्लक्स कपलिंग वाले इशू से हमें निजात मिल सकती है। दूसरा पावर लॉस होता है रेजिस्टेंस लॉस, चूँकि वाइंडिंग के लिए कॉपर वायर इस्तेमाल होती है, अच्छा कंडक्टर है, लेकिन फिर भी इसकी कुछ रेजिस्टेंस होती है और उस रेजिस्टेंस की वजह से हीटिंग इफ़ेक्ट होता है। जब करंट पास होती है, रेजिस्टेंस की वजह से हीट प्रोड्यूस होती है और हीट प्रोड्यूस होती है तो पावर लॉस होती है, यानी एनर्जी लॉस होती है यहाँ पे। तो पावर लॉस चूँकि आई स्क्वायर आर के बराबर होता है, तो आर की वजह से भी पावर लॉस होती है। तो इस पावर लॉस को फिर कम किया जा सकता है अगर हम थिक कॉपर वायर्स को इस्तेमाल करें, लेकिन याद रखना है कि हम बहुत ज़्यादा थिक नहीं कर सकते कॉपर वायर्स को, क्योंकि इस तरह से वो इकोनॉमिकल नहीं रहती हैं। नेक्स्ट पावर लॉस है एडी करंट्स का। ये बड़ा इंटरेस्टिंग पावर लॉस है। ये हमेशा एमसीक्यूज़ में, वाइवा में और शॉर्ट क्वेश्चंस में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि एडी करंट्स क्या होती हैं। These are induced currents set up within the body of the conductor, मतलब core material, in a direction perpendicular to the flux due to the change of flux through the solid conductor। तो ये ऐसी induced currents हैं जो कोर फ्रेम के अंदर इंड्यूस होती हैं। हमने जिस तरह से पहले डिस्कस किया कि इस प्राइमरी का फ्लक्स इसके अपने अंदर से भी पास होगा, तो चेंज होता हुआ फ्लक्स इसमें से पास होगा, इसमें सेल्फ इंडक्शन होगी और इसमें म्यूचुअल इंडक्शन होगी। तो एक चीज़ हमने डिस्कस नहीं की थी अभी तक, और वो ये थी कि ये कोर मटेरियल भी आयरन का बनाया जाता है और आयरन एक अच्छा कंडक्टर है। तो अगर ये भी कंडक्टर है और इसके अंदर से फ्लक्स भी पास हो रहा है, चेंजिंग फ्लक्स, तो इसका मतलब है कि इसके अंदर भी कुछ करंट्स जनरेट होंगी, इसके अंदर भी चार्जेस मूव करना शुरू करेंगे और यहाँ चार्जेस इन क्लोज्ड लूप्स में मूव करना शुरू कर देते हैं। यहाँ वाले चार्जेस यहाँ एक क्लोज्ड लूप बना लेते हैं, यहाँ वाले यहाँ क्लोज्ड लूप बना लेते हैं, यहाँ वाले यहाँ बना लेते हैं, इसी तरह से यहाँ पूरे की पूरी बॉडी के अंदर कुछ करंट्स इंड्यूस हो जाती हैं जो सर्कुलर फॉर्म में हो जाती हैं। इनकी डायरेक्शन चूँकि प्लेन ऑफ द ये जो लूप है ये परपेंडिकुलर होता है फ्लक्स के, फ्लक्स लेफ़्ट से राइट आ रहा है और ये उसके परपेंडिकुलर यहाँ पर जनरेट होती हैं। तो और ये इंड्यूस्ड ईएमएफ्स हैं, इंड्यूस करंट्स हैं, तो ये इस तरह से जनरेट होंगी कि अगर इनका, जिस तरह इस केस में आपको नज़र आ रहा है कि इस कॉइल का नॉर्थ पोल ऊपर की तरफ है, जो ये फील्ड लाइन आपको दिखा रही है, तो जो करंट्स इंड्यूस होंगी वो इस तरह से होंगी कि इनका नॉर्थ पोल इस साइड पर आएगा जो इस कॉइल के नॉर्थ पोल को अपोज करेगा। तो इस तरह से पावर का कुछ हिस्सा फिर फ्लक्स का यहाँ पर इस अगले मैग्नेटिक फील्ड का, यानी इसके मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ का कुछ हिस्सा इन एडी करंट्स के मैग्नेटिक फील्ड को ओवरकम करने में लग जाएगा, सर्फ हो जाएगा, और बाकी जो होगा वो फिर सेकेंडरी को मिलेगा। तो इसका मतलब है सेकेंडरी को फ्लक्स पूरा नहीं मिला, ज़्यादा नहीं मिला, कुछ कम हो के मिला है। तो इस तरह से आउटपुट पावर फिर कम हो जाएगी, यानी पावर लॉस हो गई
एडी करंट्स की वजह से। तो एडी करंट्स को फिर मिनिमाइज किया जाता है बाय यूजिंग लैमिनेटेड कोर ऑफ लार्ज नंबर ऑफ थिन कोर शीट्स। यानी कोर मटेरियल फिर एक ही सॉलिड बॉडी नहीं लेते हम उसकी लार्ज नंबर ऑफ थिन कोर शीट्स लेते हैं, उनको फिर वन ओवर द अदर एक दूसरे के ऊपर रखते हैं और हर दो के दरमियान एक इंसुलेशन रखते हैं बिटवीन द शीट्स और लेयर्स। इस तरह से ये जो इंसुलेशन होगी उन दो शीट्स के दरमियान, इट स्टॉप्स द फ्लो ऑफ एडी करंट्स। एडी करंट्स रुक जाएंगी और पावर लॉस कम हो जाएगा। तो नेक्स्ट पावर लॉस है हिस्टेरेसिस लॉस। तो चूँकि हमने बात की कि ये आयरन एज अ कोर मटेरियल यहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है, तो आयरन एक अच्छा मैग्नेटिक मटेरियल है और मैग्नेटिक मटेरियल्स की मैं एक मैग्नेटिक इनर्शिया, लफ्ज़ ज़्यादा नहीं बोला जाता लेकिन उस तरह की प्रॉपर्टी होती है कि ये अव्वल तो जो कंडीशन इनिशियल हालत इनकी होती है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी की, वो बरकरार रखना चाहते हैं। और मतलब ये कि शुरू में जब वो अनमैग्नेटाइज्ड हैं और इसका फ्लक्स उनमें से पास हुआ तो वो मैग्नेटाइज हो गए। अब जब इसकी करंट चेंज होगी, जिस तरह हमने देखा कि एसी करंट में एक पॉजिटिव हाफ ऑफ द साइकिल होता है और उसके बाद नेगेटिव हाफ शुरू हो जाता है, जिसका मतलब होता है कि करंट की डायरेक्शन रिवर्स हो गई है। तो पहले हाफ में जब करंट की डायरेक्शन इस तरह से थी कि इसका मैग्नेटिक फील्ड इधर से पास हो रहा था, तो ये जो कोर मटेरियल है इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी इसके ज़ेरे असर बन गई है। तो आधे चक्र के बाद इसका मैग्नेटिक फ्लक्स इस साइड से जाना ख़त्म हो गया है। तो होना ये चाहिए कि इस कोर मटेरियल को भी डीमैग्नेटाइज हो जाना चाहिए फ़ौरन, लेकिन ऐसा नहीं होता। तो इस तरह से फिर होगा कि जो नेगेटिव हाफ ऑफ द साइकिल अगला आएगा उसकी एनर्जी का कुछ हिस्सा इस पहले वाली मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को ख़त्म करने में सर्फ हो जाएगा, खर्च हो जाएगा। तो इस तरह से फिर हर आधे चक्र के बाद एनर्जी का कुछ हिस्सा हमारा वो जो पहले वाली मैग्नेटिक प्रॉपर्टी हुआ करेगी उसको ख़त्म करने में लगा करेगा। तो इस लॉस को हम कहते हैं हिस्टेरेसिस लॉस। इसको डिफाइन हम इस तरह से कर सकते हैं कि दिस लॉस इज ड्यू टू द एनर्जी स्पेंट इन रिपीटेड मैग्नेटाइजेशन एंड डीमैग्नेटाइजेशन ऑफ कोर ड्यू टू फ्लो ऑफ एसी। क्योंकि बार बार कोर मटेरियल मैग्नेटाइज भी हो रहा है, डीमैग्नेटाइज भी हो रहा है, तो इसमें एनर्जी का कुछ हिस्सा लॉस हो जाता है। इसको हम हिस्टेरेसिस लॉस कहते हैं। इसको ज़्यादा डिटेल के साथ हमने 16th चैप्टर में पढ़ना है। तो इसको रिड्यूस किया जा सकता है सॉफ्ट आयरन कोर इस्तेमाल करके, यानी बिल्कुल ख़त्म तो नहीं हुआ लेकिन रिड्यूस कर दिया सॉफ्ट आयरन कोर इस्तेमाल करके। क्योंकि इसकी जगह अगर स्टील इस्तेमाल हो तो स्टील हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल होता है, उसमें ये जो मैग्नेटिक इनर्शिया नाम की प्रॉपर्टी है ये ज़्यादा होती है। तो अब हमने एक कंसेप्शन कन्फ्यूजन का आंसर करना है कि क्या स्टेप अप ट्रांसफार्मर का ये मतलब होता है कि वो पावर को बढ़ा देता है या एनर्जी को बढ़ा देता है, या कहीं स्टेप अप ट्रांसफार्मर का कहीं ये मतलब तो नहीं है कि वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को वायलेट कर रहा है कि एक ऐसा ट्रांसफार्मर जो पावर या एनर्जी वहाँ पर जनरेट कर रहा है। तो इन सारे क्वेश्चंस का आंसर बिग नो है। अ बिग नो इज़ द आंसर कि ऐसा नहीं होता। ये सिर्फ इंक्रीज़ करता है वोल्टेज लेवल को। इट ओनली इंक्रीजेस वोल्टेज लेवल इफ़ समवन थिंक्स इट कैन। अगर उस तरह से कोई बंदा सोचे तो ही इज़ थिंकिंग अगेंस्ट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कि वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के खिलाफ सोच रहा है। क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी परमिट नहीं करता कि सेकेंडरी पर प्राइमरी की निस्बत ज़्यादा एनर्जी आ जाए या ज़्यादा पावर आ जाए। सिर्फ वोल्टेज इंक्रीज़ करती है उसके खास कैरेक्टर की वजह से। और ये भी याद रखें कि वोल्टेज बढ़ती है लेकिन करंट कम भी होती है। और चाहे स्टेप अप ट्रांसफार्मर हो या स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर हो, अगर वो रियल वर्ल्ड के ट्रांसफार्मर्स हैं तो उनमें पावर आउटपुट हमेशा लेस होगी पावर इनपुट से ड्यू टू
पावर लॉसेस जो हमने यहाँ पे डिस्कस किए हैं। स्टूडेंट्स, लेक्चर के इस आखिरी हिस्से में हमें एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफार्मर के बारे में देखना है। एफिशिएंसी क्या होती है? इट इज़ द रेशियो ऑफ आउटपुट पावर टू द इनपुट पावर, यानी आउटपुट पावर और इनपुट पावर की रेशियो को एफिशिएंसी बोलते हैं। और एफिशिएंसी नॉर्मली परसेंटेज में लिखी जाती है, तो परसेंटेज एफिशिएंसी हो जाएगी पावर आउटपुट डिवाइडेड बाय पावर इनपुट मल्टीप्लाइड बाय 100। तो ये हमें याद रखना है, क्योंकि आउटपुट पावर हमेशा इनपुट पावर से कम होती है रियल ट्रांसफार्मर्स में, रियल वर्ल्ड के तमाम ट्रांसफार्मर्स में पावर लॉसेस की वजह से। इसलिए एफिशिएंसी इसकी हमेशा लेस देन यूनिटी होगी, लेस देन 100% होगी, यानी कम होगी, एफिशिएंसी 100% नहीं होगी। आइडियल ट्रांसफार्मर्स में एफिशिएंसी 100% हो सकती है, जिनमें पावर लॉसेस नहीं होते। तो बहरहाल हमें ऐसा क्या करना चाहिए कि हम एफिशिएंसी को इम्प्रूव कर सकें? तो इसका एक सिंपल आंसर तो ये होगा कि हम पावर लॉसेस को कम कर दें। तो 1 बाय 1 अगर हम इनको यहाँ भी डिस्कस कर लें तो हमें 4 ऐसे काम करना है जिनकी वजह से एफिशिएंसी इम्प्रूव हो सकती है। यानी पहली बात यह है कि प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल के दरमियान जो फ्लक्स का लिंकेज है, फ्लक्स कपलिंग है, उसको हमें मैक्सिमम करना है। और ये मैक्सिमम कैसे हो सकती है? बाय रिड्यूसिंग फ्लक्स लीकेज या फ्लक्स लॉसेस। हमें ऐसी कोर मटेरियल इस्तेमाल करना है कि फ्लक्स कम से कम लीक हो, कम से कम ज़ाया हो, और प्राइमरी और सेकेंडरी के दरमियान फ्लक्स कपलिंग मैक्सिमम हो। इसलिए हम सॉफ्ट आयरन कोर भी इस्तेमाल करते हैं। दूसरा है कि रेजिस्टेंस लॉस होता है। अच्छे कंडक्टर इस्तेमाल होते हैं प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल्स को बनाने में, कॉपर वायर्स इस्तेमाल होती हैं, लेकिन रेजिस्टेंस फिर भी उनकी होती है। तो इसलिए जनरली अगर बात करें तो रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल्स शुड बी मिनिमम इन ऑर्डर टू इम्प्रूव द एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफार्मर। इसी तरह से कोर को हमें लैमिनेटेड बनाना है, और लैमिनेटेड कोर का मतलब होता है कि लेयर्स बनानी है। कोर का जो भी मटेरियल होगा उसकी बारीक शीट्स होंगी जिनके दरमियान इंसुलेशन होगी, और उस इंसुलेशन की वजह से एडी करंट्स रुक जाएंगी, एडी करंट्स नहीं होंगी, तो लिहाजा एफिशिएंसी में इम्प्रूवमेंट आ जाएगी। और लास्ट काम जो हमें करना है वो ये करना है कि सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल को कोर मटेरियल के तौर पर इस्तेमाल करना है। हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल को हमने इस्तेमाल नहीं करना। आगे जाके हम पढ़ेंगे कि फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स की, यानी जो अच्छे मैग्नेटिक मटेरियल्स हैं उनकी 2 टाइप्स होती हैं। एक सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं जिनकी मैग्नेटिक हिस्टैरिसिस लॉस कम होती है, और दूसरे हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं जिनकी हिस्टैरिसिस लॉस ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर चूँकि हमें हिस्टैरिसिस लॉस को कम से कम करना है, इसलिए कोर हमेशा सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल लाइक आयरन की बननी चाहिए।